अपना अपना हिसाब। सीमा अपने पति का हाथ पकड़कर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट रही थी। तभी सीमा के पति सुरेश की नज़र उसके गले पर पड़ी। कहता है, सीमा तुम्हारा हार कहाँ गया जो मैंने तुम्हें अभी सालगिरह पर उपहार में दिया था। सीमा अपने हाथ में लिए हुए केक को वापस रख देती है और अपने हार को चेक करती है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं कि उसके सोने का हार गया तो गया कहाँ। वहाँ आसपास खड़े हुए लोग भी पूछते हैं, क्या हुआ सीमा, कोई बात है क्या, तुम कुछ ढूंढ रही हो। हाँ, मेरा सोने का हार पता नहीं कहाँ गिर गया। अभी कुछ समय पहले ही तो मेरे पति ने मुझे पहनाया था। इसका डिब्बा तो इधर ही टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन हार नजर नहीं आ रहा है। सीमा ने आप देखा ना ताऊ सीधा अपनी सास विमला देवी के पास पहुंच गई। विमला देवी अपनी ही उम्र के लोगों के साथ कुर्सी पर बैठी हुई खाना खा रही थी। सीमा उनके पास पहुंचकर कहती है, माँ जी, जरा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना। माँ जी, मेरा सोने का हार खो गया है, आप अपना पर्स दिखाइए, मुझे आपके पास की तलाशी करनी है। अपनी बहू सीमा की ऐसी बात सुनकर आसपास बैठे हुए सभी लोग उनको देखने लगे कि सीमा बहू ऐसा क्यों कह रही है। विमला जी ने भी अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों को देख रही थी कि उनकी बहू ने अभी अभी जो कहा है उससे वह लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या मैं अपनी बहू का हार चुराऊंगी। विमला जी कहती हैं, बेटी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा हार उधर ही कहीं गिरा होगा, जाकर ढूंढ लो। मेरे पर्स की तलाशी लेने की बात क्यों कर रही हो। माँ जी, जब से आप गांव से आई हो तब से मैं देख रही हूँ कि आप मेरी हर एक चीज़ पर नज़र रख रही हो। कहीं मेरा फ़ोन उठाकर देख रही हो तो कहीं मेरी घड़ी उठाकर देख रही हो। और तो और जब से तुम्हारे बेटे ने मुझे हार देने की बात कही है तब से मुझे समझ में आ रहा है कि आपका मन में क्या चल रहा है। बेटा, तुम गलत सोच रही हो। बेटे ने तुम्हें हार दिया है, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। सीमा अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। उनके हाथ से पर्स को छीनकर पर्स का सारा सामान निकालकर जल्दी जल्दी दूसरे टेबल पर फैलाने लगती है। विमला जी के हाथ से खाने की थाली छिटक कर जमीन पर गिर गई। बहू ने पूरे पर्स की तलाशी ले ली, सारा सामान बिखेर दिया। विमला जी के पर्स में तो हार नहीं था, तो कहाँ से मिलने वाला था। लेकिन बहू ने सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती की है जिसकी वजह से कुर्सी पर वह बैठी रह गई। विमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह जड़वत कुर्सी पर बैठी हुई विमला जी के पति रघुनंदन जी के आधर पास में ही खाना खा रहे थे। तभी वह कुर्सी पर बैठी हुई अपनी पत्नी को देखते चेहरे से उन्हें लग रहा है कि विमला जी कुछ उदास लग रही हैं। वह अपने खाने की प्लेट को विमला जी के पास लाकर एक और कुर्सी खींचकर बैठ गई। पास आकर देखा तो विमला जी की आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ विमला, तुमने खाना नहीं खाया। खाना बहुत तीखा था, क्या जिस वजह से आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आया, यह लो पानी पी लो। पानी पीने के बाद भी विमला जी कुछ नहीं बोली। अब तो रघुनंदन जी को समझ में आ गया था कि कोई ना कोई बात है। अरे विमला, कुछ तो बोलो, ऐसे पत्थर की मूर्ति बनी क्यों बैठी हो, क्या हुआ है। विमला जी के मुंह से बड़े मुश्किल से शब्द फूटते हैं कि क्या मैं चोर हूँ। मेरी बहू ने मुझे चोर बोल दिया, सबके सामने मेरे पर्स की तलाशी ले ली। मैं चोर हूँ। क्या बहू ने कैसे चोर समझ लिया कि मैं चोरी करूँगी। मैं चोर नहीं हूँ। विमला जी बड़बड़ाई जा रही हैं। इतना कहकर विमला जी फफक कर रोने लगी। अरे विमला, तुम भी कैसी बहकी बाकी बातें करी हो। कौन कह रहा है तुम चोर हो, और तुम चोरी क्यों करोगी। तभी आसपास सभी लोगों को भी सीमा के हार खोने का पता चल गया। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, अरे रघुनंदन जी, आपकी बहू का हार खो गया है, वही ढूंढ रही है, साथ में बेटा भी ढूंढ रहा है। एक और पास में बैठी हुई वृद्ध महिला कहती है,
बताओ, बहू को पहले अपना हार अपने आसपास ही ढूंढना चाहिए था। सीधा अपनी सास की तलाशी ले ली, वह भी सभी लोगों के सामने। तो बेचारी तब से गुमसुम बैठी हैं, ना तो कुछ खा रही हैं, ना ही किसी से कुछ बोल रही हैं। रघुनंदन जी जब यह सब बातें सुनते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि बहू ने बिना सोचे समझे अपनी सास पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया। पास के ही टेबल पर रघुनंदन जी की नजर जाती है तो उनकी पर्स का सामान बिखरा हुआ था। सारा सामान टेबल पर फैला हुआ। वह पर्स का सारा सामान समेटकर अंदर रख देते हैं। थोड़ी देर में बेटा भी अपनी माँ के पास आया और कहता है, माँ बता दो अगर आपने हार को देखा हो। सीधा सीधा। तो माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वह गोल गोल घुमाकर अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ आपने हार को कहीं देखा हो तो बता दो। रघुनंदन जी अपने बेटे से कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी माँ से हार के बारे में पूछ रहा है। क्या तुझे अपनी माँ चोर देती है? क्या वह तुम्हारी पत्नी का हार चुराएंगी? क्या कमी है तुम्हारी माँ के पास जो तुम्हारी पत्नी का हार चुराएंगी? वह तो इधर से चला जा, नहीं तो तुझे गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं। मुझसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रघुनंदन जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बेटे के फ्लैट पर वापस आ गए। बेटे बहू अभी भी पार्टी कर रही हैं। घर पर आकर रघुनंदन जी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहू को आने दो, हम उसकी वही डांटेंगे कि उसने कैसे सबके सामने तुमसे इस तरह से बर्ताव किया। सबके सामने अपनी सास की तलाशी ले ली। यह बहू ने अच्छा नहीं किया है। बहू तो बहू, बेटे ने उसके एक बार भी नहीं रोका कि तुम मेरी माँ की तलाशी लेने क्यों जा रही हो। कमरे में आकर विमला जी उस दिन को याद करने लगती हैं जब उनके बेटे बहू ने उन्हें फोन किया था कि माँ हम अपनी शादी की पहली सालगिरह खूब धूमधाम से मना रही हैं, आप लोग भी हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी में आना। विमला जी अपने बेटे के पास जाने के नाम से ही कितना खुश हो गई थी कि चलो आज पहली बार वह अपने बहू बेटे के घर जा रही हैं, क्योंकि जब से बेटे की नौकरी लगी है तो जब भी उन्हें अपने बेटे की याद आती तो वह उसे अपने घर ही बुला लेती थी। बेटा भी उधर अकेला एक कमरा लेकर रहता था तो उधर जाकर भी क्या करती, लेकिन अब तो शादी हो गई है तो बहू के साथ उसने एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया है। उसी में वह दोनों आराम से रहते हैं। आज उनकी शादी को पूरे 1 साल होने वाला है। विमला जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, मेरी बहू की यह पहली सालगिरह है, इसलिए मैं तो अपनी बहू को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। रघुनंदन जी कहते हैं, चलो मैं आज ही तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ। अपनी बहू के लिए तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अरे ना ना, मैं अपनी बहू को साड़ी नहीं दूंगी, मैं तो अपनी बहू को सोने का हार दूंगी। अरे इतना महंगा उपहार तुम अपनी बहू को सालगिरह पर दोगी? चलो कोई ना, तुम्हारी इकलौती बहू है, अब तुम्हें अपनी बहू को सोने का हार देने का इतना मन है तो ठीक है, मैं कल ही बैंक से पैसे निकलवा लाऊंगा। मेरे साथ सुनार की दुकान पर चलना और एक अपनी पसंद का बहू के लिए सुंदर सा हार खरीद लेना। जिस दिन विमला जी अपनी बहू के लिए हार लेने गई थी, उस दिन वह कितनी खुश थी कि अपनी बहू को जब हार देंगी तो बहू कितनी खुश हो जाएगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे उपहार में सोने का हार दिया है, वह तो मुझे गले से लगा लेगी। पता नहीं क्या क्या अरमान विमला जी ने अपने दिल में सजा रखे थे। दरअसल सुरेश विमला जी और रघुनंदन जी का इकलौता बेटा है। रघुनंदन जी गांव में ही सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक हैं और साथ ही साथ वह बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। आसपास के गांव के बच्चे भी उनसे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वह गणित को पढ़ाते हैं बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अपने एरिया के वह गणित के प्रसिद्ध अध्यापक हैं, लोग उनको नाम से ही जानते हैं। पूरे गांव में तो सभी लोग मास्टर जी के नाम से उनको जानते हैं। किसी से भी पूछ लो गणित के मास्टर जी का घर कहाँ है तो कोई भी बता देगा।
रघुनंदन जी का बेटा सुरेश पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की शिक्षा तो गांव में ही पूरी करवाई। उसके बाद अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अपनी नौकरी में जितना भी कमाते थे, सब कुछ अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेजते थे और बाकी जो ट्यूशन और कोचिंग करते थे उससे अपने घर का खर्चा चलाते। एक दिन सुरेश भी पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करने लगा। उसे फूड विभाग से एक बहुत बड़ा पद मिला। नौकरी लगने के बाद सुरेश के बहुत सारे रिश्ते आने लगे, क्योंकि सुरेश दिखने में भी अच्छा था और अब तो उसकी नौकरी लग गई, तो आए दिन कोई ना कोई उसकी शादी के रिश्ते आते ही रहते। उन्हीं में से ही एक विमला जी को सीमा को फोटो पसंद आ गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद एंगेजमेंट हुई और उसके बाद शादी की तैयारी होने लगी। शादी भी धूमधाम से हुई। विमला जी और रघुनंदन जी ने शादी में सब कुछ अपनी बहू और बेटे के हिसाब से ही किया था। यहाँ तक कि लोगों की परवाह न करते हुए चढ़ावे का सारा सामान अपनी बहू के हिसाब से ही खरीदवाया था। अपनी बहू को साथ ले गई थी कि मेरी बहू को पहनना है, जैसा वह खरीदे हम वैसा ही चढ़ावा खरीदेंगे। कौन सा मुझे पहनना है, सब कुछ अपनी बहू के हिसाब से किया। विमला जी के मन में कहीं न कहीं यह भी था कि उनकी कोई बेटी नहीं। जब बहू आएगी तो बहू को ही वह बेटी बनाकर रखेंगी, बेटी जैसा लाड प्यार देंगी। कभी उसको महसूस नहीं होने देंगी कि यह उसका ससुराल है। लेकिन विमला जी को यह कहाँ पता था कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कितना भी कुछ कर ले वह कभी मां नहीं बन सकती। दुनिया की यही सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आया। सीमा दुल्हन बनकर विमला के जी के घर में आ गई। विमला जी तो शादी में खुशी से फूले न समा रही थी कि उनके छोटे से परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत खूब धूमधाम से किया। बहू के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि शादी में बहू 10 दिन तक ससुराल में ही रही, लेकिन इन 10 दिनों में विमला जी ने अपनी बहू को पूरी तरह आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया। खैर भी हमारी इधर शादी में जब बहू आती है तो उसे कोई काम नहीं करवाया जाता, तो विमला जी ही अपनी बहू का सारा काम करती रही। सीमा जब दोबारा से अपनी ससुराल लाई तो सिर्फ 2 दिन रुकी। उसके बाद सुरेश के साथ नौकरी पर चली गई। विमला जी को अपनी बहू के साथ ज्यादा समय बिताने का समय ही नहीं मिला। वह अपनी बहू को ठीक से समझ नहीं पाई कि बहू क्या स्वभाव की है, क्या पसंद है क्या नापसंद, किस तरह की है। उन्हें तो लग रहा था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढी है उन्होंने। लेकिन जब तक हम किसी को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक हम उसके स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानते। जब हम उसके साथ रहते हैं तब हमें उसके बारे में पता चलता है। जब तक हम किसी को अपनी पलकों पर बिठा कर रहते हैं हमें उसकी सच्चाई का पता नहीं चलता। जब हम उसके पास जाकर रहते हैं और उसको हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है तब हकीकत से रूबरू होते हैं। यही हाल विमला जी और रघुनंदन जी का है। अपने बेटे के फ्लैट पर कमरे में बैठी हुई विमला जी यही सब बातें सोच रही थी। तब तक दरवाजे पर किसी के आने की आहट उन्हें सुनाई देती है। वह दरवाजा जाकर खोलती हैं तो देखती हैं सामने उनके बेटी बहू खड़े हुए हैं। सारी पार्टी को निपटाने के बाद रात के 2 बजे सभी लोग घर वापस आ गए। विमला जी शांति से दरवाजा खोलकर वापस से अपने कमरे में चली गई। बेटा उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विमला जी का अभी कुछ कहने सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं था और समय भी रात के 2 हो रहा था, तो वह क्या बात करते। रघुनंदन जी भी जाग गए और कहते हैं, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं और बाहर किसकी आवाज आ रही थी। कुछ नहीं बेटे, बहू पार्टी करके आ रही हैं। तभी विमला जी को याद आता है, अरे हाँ, हम बहू के लिए वह सोने का हार बनवा कर लाई थी, वह तो हम उसको दे नहीं पाए। बेटे ने उसको अपना हार पहना दिया था। उस समय मैंने सोचा था कि हम भी अपना हार इसी समय पर उसे दे देंगे, पर पता नहीं तुम कहाँ घूम रहे थे, मुझे दिखाई नहीं दिए। हार तो तुम्हारे सदमे से जेब में था। फिर मैं आकर खाना बनाने के लिए बैठ गई और उसके बाद क्या सब हो गया। आखिर में माँ का मन का यही होता है। इतना सब हो जाने के बाद भी विमला जी अपने पति से कहती हैं, ऐसा करती हैं, हम अपनी बहू को वह हार सुबह दे देंगे।
नहीं विमला, अब मैं यह हार बहू को नहीं दूंगा। तुम कितने मन से इस हार को अपनी बहू के लिए बनवा कर लाई थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम भूल गई हो। अब मैं यह करते ही नहीं करूँगा। अपने पति के आगे विमला जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहीं न कहीं बहू का गलत व्यवहार उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। सुबह 8 बजे तक सभी लोग सोते रहे, क्योंकि देर रात तक पार्टी चली तो कोई भी जल्दी नहीं जागा। विमला जी उठकर रसोई में गईं अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आईं। चाय पी ही रही थी तब तक बेटी बहू भी उठ गई। बेटा कहता है, माँ आपने अकेले अकेले चाय बना ली, मेरे लिए तो चाय बनाई नहीं। विमला जी कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। विमला जी चाय बनाने के लिए उठती हैं कि रघुनंदन जी बीच में ही टोक देते हैं, क्यों बेटा, कल तुमने और बहू ने जो अपनी माँ के साथ किया उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें चाय बना कर देंगी। सुरेश शक हुए अपनी माँ से कहता है, माँ वह हार न सीमा के पर्स में ही निकल कर गिर गया था। सब जगह ढूंढ लेने के बाद जब हार कहीं नहीं मिला तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी के हाथ में पड़ गया है इसलिए नहीं मिल रहा। थोड़ी देर में सीमा के पर्स में रखा हुआ उसका फोन बज उठा। पर्स के पास गया तो देखा पर्स में ही उसका हार पड़ा हुआ है। माँ माफ कर दो, सीमा ने कल जो कुछ भी आपके साथ किया वह अच्छा नहीं किया। पास में ही खड़ी हुई सीमा को देखकर रघुनंदन जी कहते हैं, क्यों बहू, अपनी सास का पर्स देखने से पहले एक बार अपना पर्स भी देख लेना चाहिए था, तब किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए था। बहू सीमा कहती है, पापा जी अब इतना महंगा हार था, अगर खो जाएगा तो बुरा तो लगता ही है, और मैंने तो माँ जी का पर्स इसलिए देखा था कि शायद गलती से मैंने माँ जी को रखने के लिए दे दिया हो। नहीं बेटा, तुम अपना हार विमला को रखने के लिए क्यों दोगी? अपना हार तो तुम खुद ही रखोगी ना। तुमने जानबूझकर अपनी सास का सबके सामने अपमान किया है, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपनी पत्नी को हार नहीं पहना सकता? अरे मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि तुम जैसे 4-4 हार मैं अपनी पत्नी को दिला सकता हूँ। आज भी मुझे पेंशन मिलती है और आज भी 60 बरस के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पत्नी को हर साल एक नया हार दिला सकता हूँ। तो आज के बाद यह बात कान खोलकर सुन लेना कि मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी के गुस्से को देखकर सुरेश अपनी माँ के पास आ जाता है और कहता है, माँ आप तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि सुरेश को पता था उसके पिताजी इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाले। लेकिन माँ बहुत ही कोमल दिल की हैं, वह जल्दी ही मुझे माफ़ कर देंगी। इसलिए सुरेश माँ के पास गया और हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगने लगा। आखिर में विमला जी ने अपनी बेटी बहू को माफ़ कर दिया। बाद में बेटा हंसते हुए कहता है, माँ आपने अपनी बहू को कुछ भी उपहार नहीं दिया, क्या आप कुछ लेकर नहीं आई थी देने के लिए? रघुनंदन जी कहते हैं, बेटा लेकर तो आए थे पर अब देने का मन नहीं, अब वह उपहार मैंने तुम्हारी माँ को दे दिया। वैसे तो तुम्हारी माँ उन चीज़ों का शौक नहीं रखती, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह भी उन चीज़ों को पहने, जिससे लोग कम से कम यह तो जाने कि कहीं तुम्हारे पास वह चीज़ नहीं। ऐसा आप हमारे लिए क्या लाए थे, जरा हमें भी तो दिखाइए। पिताजी पास में खड़ी हुई सीमा ने अपने ससुर जी से कहा। रघुनंदन जी अपनी बहू से कुछ नहीं कहते, चुपचाप से अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद रघुनंदन जी और सीमा जी अपने गांव के लिए जाने वाले हैं। विमला जी ने अपने गले में वही सोने का हार पहना हुआ है जो वह अपनी बहू को देने के लिए लाई थी। हार बहुत सुंदर था। जब वह जाने लगी तो सीमा अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए आई, और जैसे ही उसने अपनी सासू माँ के गले में इतना सुंदर नया डिजाइन का सोने का हार देखा तो देखती रह गई और बोली, माँ जी यह हार तो कितना सुंदर है, जो आपका बेटा मेरे लिए लाया था उससे 10 गुना सुंदर है। यह हार आपने कब खरीदा? पास में खड़ा हुआ बेटा भी माँ के गले के हार की तारीफ करता है। विमला जी कुछ नहीं कह पाती। रघुनंदन जी कहते हैं, बेटा वैसे तो यह हार मैं किसी और के लिए लाया था, लेकिन अब यह मेरी पत्नी का है। बेटा समझ गया कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार किया था तो वह हार को मांग भी नहीं सकते। सीमा इतना सुंदर हार को देखकर अपने हाथ मलते रह गई।
सीमा का उस हार को लेने का मन तो बहुत ललचा रहा था, लेकिन उसने अपने सास के साथ जो व्यवहार किया था, तो उसकी हिम्मत ही नहीं कि वह उनसे हार के बारे में कुछ कहे। तो दोस्तों, हम बड़े तो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो उनके आशीर्वाद के साथ-साथ बहुत कुछ हमें उनसे मिलता है। लेकिन हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे उनका दिल दुखी होता है। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े तो हमसे बस थोड़ा मान-सम्मान और प्यार की उम्मीद रखते हैं, और इसके बदले में वह हम सब कुछ लौटा देते हैं। तो हमेशा अपने माँ-पिताजी का ख़्याल रखें और उनका सम्मान दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।